दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे आप दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस और टीचर एग्जाम से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। दोस्तों इसमें आज हम सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को हल करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों अवश्य दें। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो देखते हैं दोस्तों आज की इस प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा गया दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, हमारा 7 है प्रैक्टिस सेट। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों पूछा गया है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है। दोस्तों बताना है जो गुरुत्व की ग्रेविटेशन होता है दोस्तों, उसमें बताना है गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु का भार होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है, परिवर्ती होता है, अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है। दोस्तों गुरुत्व स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु दोस्तों जब नीचे की ओर गिरती है तो दोस्तों जो वस्तु का जो भार होता है वो दोस्तों शून्य हो जाता है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जो भार क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाई जाए। दोस्तों हीलियम एक गैस है और इसका संकेत दोस्तों H ही होता है। तो बताना है कि किस खगोलीय पिंड में जो है हीलियम जो है He3 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। शनि, चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों चंद्रमा में दोस्तों हीलियम जो है गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या पूछा गया है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित रहती है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण, द्रव का घनत्व, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल और द्रव स्तंभ की ऊंचाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, पात्र के तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 4 देखते हैं, गामा किरणों से क्या हो सकता है। दोस्तों गामा जो है किरणों से बताना क्या हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन और ज्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के कारण गामा किरणों के कारण दोस्तों होता है। दोस्तों गामा किरणें जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण किरणें हैं और दोस्तों ये जो है हमारे शरीर पर बहुत ही विपरीत प्रभाव दिखाती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। दोस्तों बताना है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी सहायता से कौन कौन चीज़ों को देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूल कण, जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना, मानव आमाशय का भीतरी भाग और चौथा दोस्तों मानव नेत्र का भीतरी भाग। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है दोस्तों इसकी सहायता से दोस्तों हम जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस की जो संरचना है दोस्तों उसका अध्ययन करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा गया है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा। दोस्तों पवन की जो गति होती है, वायु की गति होती है दोस्तों, उसका मापने वाला उपकरण का नाम बताना है। एनीमोमीटर, डीजोमीटर, अल्टीमीटर और क्रोनोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए, एनीमोमीटर। जो है एनीमोमीटर की सहायता से दोस्तों हमें वायु की गति को मापा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, ताप उत्क्रमण होता है। दोस्तों बताना ताप उत्क्रमण होता है किस तरह का, ऋणात्मक ह्रास दर का, धनात्मक ह्रास दर का, तटस्थ अवस्था का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऋणात्मक ह्रास दर का। जो ताप उत्क्रमण होता है दोस्तों उसमें ऋणात्मक ह्रास दर होती है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 8 में बताना हमारी आकाश गंगा की आकृति है। दोस्तों जो हमारी आकाश गंगा है दोस्तों उसकी आकृति बताना है। वृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है, स्पाइरल है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों स्पाइरल। हमारी जो आकाश गंगा दोस्तों स्पाइरल की आकार की है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9 में देखते हैं, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है। दोस्तों जब किसी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो दोस्तों उसके लिए कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कम तापमान उच्च दाब, उच्च तापमान और कम दाब, कम तापमान और कम दाब और उच्च तापमान और कम दाब। तो दोस्तों जब किसी गैस को द्रव अवस्था में बदला जाता है तो दोस्तों जो उपयुक्त विधि प्रयोग की जाती है वो दोस्तों
तापमान हमेशा उच्च रहना चाहिए और दाब हमेशा दोस्तों कम। तो कम दाब और उच्च तापमान पर दो किसी गैस को द्रव में आसानी से बदला जा सकता है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? बताना दोस्तों प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? कोणांक आयाम पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर और वेग पर। तो दोस्तों जो प्रकाश का रंग जो निर्भर करता है दोस्तों, वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो आपको याद रखना कि प्रकाश का रंग जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा है? दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हम आपके लिए जो है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और दोस्तों और इससे संबंधित दोस्तों और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर कर दें। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं दोस्तों। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए जो कार्य किया जाता है दोस्तों, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है दोस्तों, बताना है। जब किसी विद्युत परिपथ में दोस्तों इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो जो किया गया कार्य जो मापा जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए, विभवांतर, विद्युत धारा की प्रबलता, प्रतिरोध को और धारा को। तो दोस्तों बताना 11 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों विभवांतर है। विभवांतर होता है दोस्तों विभव के बीच का अंतर। जब किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं दोस्तों, तो उनके विभव में जो अंतर होता है वो दोस्तों कहलाता है विभवांतर। और दोस्तों इसकी इकाई होती है वोल्ट। इसको भी आप याद रखें दोस्तों। भारत में परमाणु बम के विकास से संबंधित कौन दोस्तों, बताना। भारत में परमाणु बम के विकास में किसका योगदान है? राजा रमन्ना, कस्तूरी रंजन, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों जो भारत के जो अणु बम से जो विकास से संबंधित है दोस्तों, वो है हमारे दोस्तों डॉक्टर राजा रमन्ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दिया है दोस्तों? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। तो दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी। दोस्तों इसमें जो इंजन का जो होता है दोस्तों, वो हमारा जो है ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। इंजन जो क्या करता है दोस्तों, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है दोस्तों। और सितार जो होता है दोस्तों, वो जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोस्तों मोटर जो है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों इस तरह जो है ये हमारा प्रश्न क्रमांक 13। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 को। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला दोस्तों बताना है पदार्थ कौन सा है? दोस्तों ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ का नाम बताना है। हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों ठोस अवस्था में। इसके बाद दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा एक ईंधन का काम करता है? दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर जो विद्युत का उपयोग दोस्तों विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बताना इसमें से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं? डीजल, रेडियम, यूरेनियम और कोयला। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में दोस्तों जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो पदार्थ है यूरेनियम। यूरेनियम का दो उपयोग दोस्तों परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। यूरेनियम दोस्तों एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसमें जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है दोस्तों। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया दोस्तों। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है दोस्तों बताना है। 4 ऑप्शन दिए। ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निर्मुक्त होती है, ऊर्जा ना तो निर्मुक्त होती है और ना ही अवशोषित होती है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का बताना राइट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का जो राइट आंसर वो दोस्तों है ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बताना है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वो कहलाते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए तत्व जो होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और दोस्तों बताना है इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो नाइलॉन, केन शुगर, टर्पेंटाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्तों केन शुगर दोस्तों गन्ने की शक्कर कहलाती है। और दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है C12H22O11। तो दोस्तों ये गन्ने के शक्कर, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हैं दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों केन शुगर है। तो इसके बाद दोस्तों 18 देखते हैं। इनमें कोलाइड नहीं है। कोलाइड नहीं बताना दोस्तों शहद, आइसक्रीम, खून और दूध। तो दोस्तों प्रश्न 18 का राइट आंसर बताना है। दोस्तों प्रश्न 18 का राइट आंसर दोस्तों आइसक्रीम। आइसक्रीम दोस्तों एक कोलाइड नहीं है, कोलाइड के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद प्रश्न 19 से पूछा कि निम्नलिखित में से
ये किस में बताना है दोस्तों, लोहे एस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लोहे एस किस में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, लोहे का दोस्तों FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeH2। तो दोस्तों बताना है किस यौगिक में लोहे एस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है Fe2O3। इसको दोस्तों फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, और दोस्तों इसमें जो है लोहे एस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 20 में क्या पूछा गया है, निम्न तत्वों में सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। बताना दोस्तों कौन सा ऐसा दोस्तों यौगिक है जो 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 कौन सा ऐसा तत्व सर्वाधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है। दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कार्बन। कार्बन दोस्तों सर्वाधिक जो है यौगिकों का निर्माण करता है। प्रश्न क्रमांक 21 में देखते हैं तो किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जाती है। तो दोस्तों कठोर जल जो वो होता है जो साबुन के साथ दोस्तों आसानी से झाग नहीं देते हैं, और मृदु जल वो होते हैं जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देते हैं। तो दोस्तों इनका निर्धारण करने के लिए दोस्तों साधारण साबुन का प्रयोग किया जाता है। साधारण साबुन की से दोस्तों इनकी पहचान की जाती है कठोर जल और मृदु जल में। प्रश्न क्रमांक 22 में देखते हैं दोस्तों कांच क्या है, क्रिस्टली ठोस है, तरल क्रिस्टल है, अतिशीतित तरल है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अतिशीतित तरल। कांच दोस्तों एक अतिशीतित तरल पदार्थ है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न बात 23 देखते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण होती है। दोस्तों बताना कौन सी ऐसी अभिक्रिया रिएक्शन है ये जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक विकिरण जो है अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया और संलयन अभिक्रिया। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हानिकारक विकिरण निकलती है दोस्तों वो निकलती है हमारी जो है नाभ की संलयन अभिक्रिया द्वारा। नाभ की संलयन अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक जो है मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं दोस्तों, और इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और दोस्तों सबसे अधिक हानिकारक विकिरण भी दोस्तों नाभ की संलयन अभिक्रिया में उत्सर्जित होते हैं। अनाज के परिरक्षण के लिए दोस्तों, अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, सिरका, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम परमनेट। तो दोस्तों अनाज के परिरक्षण खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं दोस्तों उनका जो रख रखाव करने के लिए दोस्तों सोडियम बेंजोएट नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 पूछा जल के बीओडी मान बताते हैं। बीओडी का दोस्तों अर्थ होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका अर्थ होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बताना दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कार्बनिक कचरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो दोस्तों जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो बीओडी होता है दोस्तों वो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाते हैं दोस्तों बीओडी। प्रश्न क्रमांक 26 में बताना दोस्तों वनस्पति घी बनाने के लिए दोस्तों कौन सी गैस प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों जो वनस्पति तेल से दोस्तों वनस्पति घी बनाने के लिए दोस्तों जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों हमारी हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हाइड्रोजन गैस का जो है वनस्पति तेल में इसका दोस्तों हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो दोस्तों वनस्पति तेल जो है वनस्पति घी में दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं शुष्क सेल में एनोड दोस्तों किससे बना होता है। तो दोस्तों शुष्क सेल होते हैं ड्राई सेल, उसमें दोस्तों बना एनोड दोस्तों बना होता है धनोद जो है बताना किस चीज़ का बना होता है, लोहे का, कैडमियम का, जस्ता का या सीसा का। तो दोस्तों जो शुष्क सेल ड्राई सेल होते हैं जिनका हम जो दोस्तों उपयोग करते हैं टॉर्च में, और दोस्तों हम जो है घड़ी के सेलों में, और दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों रेडियो में भी दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन जो शुष्क सेल में जो एनोड जो बना होता है दोस्तों वो बना होता है दोस्तों लोहे का, आयरन का बना होता है दोस्तों एनोड। प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण दोस्तों किस प्रकार किया जाता है। पृथ्वी कितनी पुरानी इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, भूवैज्ञानिक समय मान के द्वारा, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण पद्धति द्वारा और जीवाश्म पद्धति द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। इसकी सहायता से दोस्तों पृथ्वी की जो है आयु का पता लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 29 देखते हैं वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। दोस्तों बताना वायुमंडलीय जो ओजोन जो होती है, वायुमंडल में जो ओजोन की जो ऊपरी परत होती है वो किससे बनी होती है। ऑक्सीजन से परावैंगनिक किरणों की क्रिया से, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन द्वारा,
ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए है, ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 देते हैं दोस्तों, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों। जो कृत्रिम वर्षा दोस्तों आर्टिफिशियल रेन होती है दोस्तों, उसमें जो वर्षा करने के लिए प्रयुक्त जो रासायनिक तत्व उसको क्या कहा जाता है, रजत क्लोराइड, रजत नाइट्राइड, रजत नाइट्रेट और रजत आयोडाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी, रजत आयोडाइड। रजत आयोडाइड को दोस्तों सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है और दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों AgOI, इसको दोस्तों सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 31 में देखते हैं, जन्म से पहले शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा सुनिश्चित होता है। दोस्तों बताना जन्म से पहले जो शिशु का लिंग निर्धारण है किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो बताना दोस्तों माता के डिम्ब द्वारा, पिता के शुक्राणु द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, माता के पोषण द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों पिता के शुक्राणु द्वारा, पिता के शुक्राणु द्वारा ही दोस्तों जन्म से पहले शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों। जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनकी सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होता है दोस्तों। इन सूक्ष्म जीवों को दोस्तों अपघटक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 33 में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 में कृत्रिम फीताकृमि क्या है। दोस्तों बताना कृत्रिम फीताकृमि क्या है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, एंटेरोबियम, टीनिया, शिस्टोथोमा और फैसिओला। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो कृत्रिम फीताकृमि होता है वो दोस्तों टीनिया सोलियम कहलाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 34, लोहे की कमी से होने वाला रोग बताना दोस्तों। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, पोलियो, गाइटर और स्कर्वी। तो दोस्तों जो लोहे की कमी से होता है दोस्तों रोग वो कहलाता है ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग जो होता है दोस्तों ये लोहे की कमी से होता है। और दोस्तों रिकेट्स जो होता है, ये रिकेट्स दोस्तों ये सूखा रोग कहलाता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और इसका स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं, साइकस में प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं। साइकस में जो प्रवाल मूल होते हैं दोस्तों, प्रवाल वित्तियाँ होती हैं वो किसमें सहायक होती हैं, भोजन परिवहन में, स्थिरीकरण में, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो बताना दोस्तों 35 का राइट आंसर। तो दोस्तों साइकस में प्रवाल मूल सहायक होते हैं दोस्तों, वो सहायक होते हैं जल के अवशोषण में। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक 36 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा दोस्तों बताना किससे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, जल से मिलती है, धूप से मिलती है या क्लोरोफिल से। तो दोस्तों ऊर्जा जो मिलती है दोस्तों वो धूप द्वारा मिलती है, सूर्य के प्रकाश से इससे जो दोस्तों हमें ऊर्जा मिलती है। इसको निद्रा रोग दोस्तों बताना। प्रश्न क्रमांक 37, निद्रा रोग किसके कारण होता है, ट्रिप्नोसोमा, मिसेरिया, एस्चीरिया और एंटमीबा। तो दोस्तों बताना निद्रा रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो निद्रा रोग होता है दोस्तों वो होता है हमारा ट्रिप्नोसोमा द्वारा दोस्तों निद्रा रोग। दोस्तों निद्रा रोग दोस्तों होता है नींद की बीमारी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 38 में देखते हैं, शहद में मुक्ता होते हैं दोस्तों बताना क्या होता है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो दोस्तों शहद में जो मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक कहलाते हैं। मार्क्सवादी भौतिकवाद का विचार किसमें आया था। मार्क्सवादी भौतिकवाद का विचार किसमें आया था, फ्यूअरबेच, एंजल्स, डार्विन और हेगल। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो मार्क्सवादी विचार भौतिकवाद का विचार जो आया था दोस्तों वो आता है हेगल। इसको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 सल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। दोस्तों वो सल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या कहलाता है, रुधिर आदान, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन। तो दोस्तों बताना 40 का राइट आंसर है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन दोस्तों आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत आता है। दोस्तों थायमिन कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन 6C और विटामिन B2। तो दोस्तों बताना थायमिन जो है किसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों थायमिन जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है हमारे विटामिन B1 का। विटामिन B1 का दोस्तों रासायनिक नाम थायमिन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 42 बताना दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। ल्यूकीमिया, फाइलेरिया, मलेरिया, एंजीफेलाइटिस, लसिका ग्रंथि, रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क और मांसपेशियां। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी। दोस्तों ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया का संबंध दोस्तों बोन मैरो से है, मस्तिष्क से संबंध है दोस्तों इसका। और दोस्तों फाइलेरिया का संबंध दोस्तों है लसिका ग्रंथि से। और दोस्तों
मलेरिया का संबंध दोस्तों रक्त कोशिकाओं से है। और दोस्तों जो एंजीफेलाइटिस जो संबंध है दोस्तों, वो इसका संबंध है दोस्तों मस्तिष्क से। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 देखते हैं, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है। दोस्तों बताना एंजाइम की गतिविधि जो है किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है। दोस्तों आर्द्रता, पीएच, प्रकाश और बारिश। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है पीएच। तो पीएच जो है दोस्तों एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन को दोस्तों एंजाइम जो है जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर की जैविक क्रियाओं को दोस्तों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पाइसीकरण क्या है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर बताना है। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण और वसा का संग्रहण। तो दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक 44 का राइट आंसर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना जो है दोस्तों पाइसीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 44 बताना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में से स्रावित होता है। दोस्तों बताना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl और दोस्तों ये अम्लीय होता है। बताना ये किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है, कहाँ से दोस्तों ये उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों पेड़। हमारे आमाशय द्वारा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों पेट उधर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 46 देखते हैं। 46 में क्या पूछा है, वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किसके इंटीग्रेट करता है। वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किससे इंटीग्रेटेड करता है। ईमेल, टेलनेट, यूजनेट, साउंड और मूवी फाइल्स, ये भी दोनों सभी इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स। तो दोस्तों बताना है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताना दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 का राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ये भी दोनों, ईमेल, टेलनेट और यूजनेट और साउंड और मूवी फाइल्स। प्रश्न क्रमांक 47 बताना तो ALU का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों। ALU को फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों ALU को जो फुल फॉर्म बताना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 47 का जो राइट आंसर दोस्तों वो D है। इसका दोस्तों ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक, A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक और U से दोस्तों यूनिट। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 पर देखते हैं। प्रश्न 40 में क्या पूछा है, MS एक्सेल में वर्कशीट पर मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों MS एक्सेल जो होता है उसमें वर्कशीट पर मानों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। व्यूज, टेम्पलेट, फार्मूला और चार्ट। दोस्तों इसमें चार्ट का प्रयोग किया जाता है। 48 का राइट आंसर दोस्तों D चार्ट। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 49 देखते हैं। प्रश्न 49 में क्या है, जावा क्या है दोस्तों बताना। सूत्र है, विधि है, अपवाद है, एप्लेट है। तो जावा दोस्तों एक सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। जावा में सूत्र होते हैं दोस्तों जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमण प्रवाह करते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में दोस्तों बताना है के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता है, सूक्ष्म संसाधितों का, IC चिप का, ट्रांजिस्टरों का और निर्वात ट्यूबों का। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के निर्माण में दोस्तों सूक्ष्म संसाधित्रों का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों इसका राइट आंसर है A सूक्ष्म संसाधित्रों का प्रयोग किया जाता दोस्तों। ये दोस्तों कहलाते कैपेसिटर, संधारित्र कहलाते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग किया जाता। तो दोस्तों इस तरह हमने दोस्तों आज 50 प्रश्न दोस्तों हमने किए। हमें आशा है दोस्तों आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी दोस्तों। आप हमारे चैनल से जो दोस्तों जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।